सुजीत बाबू बेटे के होटल में वेटर थे और यह बात घर में किसी को पता नहीं थी। सब यही समझते थे कि बाप बेटा मिलकर होटल चलाते हैं। सुजीत बाबू की बेटी की शादी थी तो वह बेटे से पैसे मांग रहे थे ताकि शादी कर सके। और जब यह बात पत्नी ने सुनी तो वह हैरान रह गई कि वह बेटे से पैसे क्यों मांग रहे हैं। पूछने पर बोले, मुझसे जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, इसलिए बेटे के पास हिसाब होता है। तो अगले दिन उनकी पत्नी अचानक होटल चली गई। तो सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह क्या, आपको रात भर बुखार था, फिर भी सुबह सवेरे उठकर होटल के लिए निकल रहे हैं। आज एक दिन की छुट्टी कर लीजिए, एक दिन नहीं जाएंगे तो कोई परले नहीं आ जाएगी। सुशील है ना, वह सब संभाल लेगा। सुदेश देवी ने सुबह सुजीत बाबू को बीमारी के बाद भी तैयार होते ही देखा तो खुद को रोकने से ना रोक सकी। पूरी रात वह तेज बुखार में तड़पते रहे थे। कभी सर्दी से कांपने लगते और कभी शरीर आग की तरह तपने लगता। सुदेश देवी ने बार बार उनके माथे पर गीला कपड़ा रखा, दवा भी समय पर दी थी। मन ही मन वह डरी हुई थी कि कहीं बुखार उतरने के बजाय बढ़ ही ना जाए। ऊपर से सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में सुजीत बाबू का इस हालत में बाहर निकलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वह आराम ना करते तो तबीयत और खराब होने का खतरा था। और घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वह ज्यादा दिन बिस्तर पकड़ सकते। अरे नहीं भाग्यवान, काम करने से ही मैं स्वस्थ रहता हूँ। घर में पड़ा रहूंगा तो व्यर्थ ही चिंताएं दिमाग को खा जाएंगी। सुजीत बाबू ने कपड़े ठीक करते हुए कहा। उनकी आवाज में थकान थी। पलकी की शादी सिर पर है, हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता है, हर बात को ध्यान में रखना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, होटल में ज्यादा काम नहीं करूंगा, वहीं एक तरफ लेट कर आराम कर लूंगा, दवा भी वहीं खा लूंगा और नाश्ता भी वहीं कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, भगवान मालिक है। सुजीत बाबू पत्नी को दिलासा देते हुए घर से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ तो सुदेश देवी देर तक वहीं खड़ी रही। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से पति की सेहत मांगी और बेटी के अच्छे भाग्य की प्रार्थना की। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो गई। इसी दौरान पड़ोस की रोशनी काकी आ गई। वह आटे का एक डिब्बा लेने आई थी। दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने सुजीत बाबू को काम पर जाते देखा। दिल में एक सी टीसी उठी। वह सीधी सुदेश देवी के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारा पति इस उम्र में भी मेहनत करता है, बीमारी में भी काम नहीं छोड़ता, ऊपर से तुम्हारा बेटा भी होटल चला रहा है। दोनों बाप बेटा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलकर मिलकर काम करते हैं। शायद यही इनकी तरक्की का राज है। एक तरफ मेरा पति है जो सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, शाम को घर आता है तो दाल सब्जी भी पूरी नहीं होती। और एक मेरा बेटा है जिसे निकम्मेपन से फुर्सत नहीं, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे। आजकल तो मेरे सिर पर बोझ बना हुआ है। काश दोनों बाप बेटा मिलकर मेहनत करते तो आज मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आटा मांगने ना आना पड़ता। रोशनी काकी की बातें सुनकर सुदेश देवी का दिल भी भर आया। वह जानती थी कि रोशनी काकी की बातों में ईर्ष्या कम और दुख ज्यादा है। उन्होंने रोशनी काकी को नरमी से जवाब दिया और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। कहने लगी, तुम प्रार्थना किया करो, भगवान राजी को सद्बुद्धि दे, वह भी एक दिन अपने पिता का सहारा बन जाएगा, माता पिता की आंखों को की ठंडक बनेगा।
बेटों की चाह लोग इसलिए तो करते हैं कि वह बड़े होकर माता-पिता का सहारा बने, उनके बूढ़े कंधों से बोझ उतारे, उनके थके शरीर को आराम दे। जब माता-पिता कमजोर हो जाए, तो संतान मजबूत दीवार बनकर उनके आगे खड़ी हो। भगवान मेरे सुशील को सलामत रखे, वह हमेशा अपने पिता का हाथ बटाता रहे, और ईश्वर तुम्हारे राजी को भी अकल और सद्बुद्धि दे, वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और तुम्हारे दुख कम करे। सुदेश देवी ने आशीर्वाद दिल की गहराई से दिया था। रोशनी काकी की आंखें नम हो गई। उन्होंने आटे का डिब्बा उठाया और खामोशी से आशीर्वाद देती हुई चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो सुदेश देवी ने एक पल को आसमान की तरफ देखा। उनके मन में आभार था, आभार इस बात का कि भगवान ने मेहनती पति और आज्ञाकारी बेटा दिया। वह भयभीत भी हुई, वह इस बात का कि आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली थी। पलकी की शादी, घर के खर्च, सुजीत बाबू की कमजोर होती सेहत, सब कुछ उनके मन में एक साथ घूमने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली, पल्लू ठीक किया और घर के कामों में लग गई। जिंदगी रुकती नहीं थी, दुख हो या खुशी, चिंता हो या उम्मीद, चूल्हा जलाना था, समय के साथ चलना था और ईश्वर पर भरोसा रखना था। वह हर समय अपने पति और बेटे के लिए प्रार्थना करती रहती। इन्हीं प्रार्थनाओं का नतीजा था कि सुजीत बाबू और सुशील मिलजुल कर काम करते थे। वह दोनों मिलकर कामयाबी से एक होटल चला रहे थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सारा खर्च सुशील ने अपने जिम्मे ले रखा था। घर का राशन हो या बिजली के बिल, बल्कि की शादी के खर्च हो या रोजमर्रा की जिन जरूरतें, हर जिम्मेदारी सुशील ने खुशी खुशी उठा रखी थी। सुदेश देवी मन ही मन धन्यवाद किया करती थी कि ईश्वर ने उन्हें एक ऐसा बेटा दिया है जो ना सिर्फ आज्ञाकारी था, बल्कि पिता का सहारा भी बना हुआ था। मोहल्ले और बाजार में लोग सुजीत बाबू और सुशील की मिसालें दिया करते थे। कहा करते थे कि बाप बेटे की जोड़ी हो तो ऐसी हो, ना ऊंच ना नीच ना जिद ना मतभेद, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। बल्कि अक्सर गर्व से कहती कि पिताजी और भाई को तो इनकी मेहनत का कोई बड़ा फल मिलना चाहिए। यह कैसा संयोग है कि कभी दोनों के बीच किसी बात पर बहस ही नहीं हुई, ना घर के मामले में और ना कारोबार में। हालांकि कारोबार में तो मतभेद होते ही रहते हैं। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। हर कोई चाहता है कि काम इस तरीके से चले, लेकिन लगता है कि भाई और पिताजी की सोच बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए आज तक इन दोनों के बीच ना कोई मतभेद हुआ और ना ही कोई अनबन पैदा हुई। बेटी की यह बातें सुनकर सुजीत बाबू मुस्कुरा दिया करते थे, लेकिन इस मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा दुख छुपा होता। एक ऐसी खामोश पीड़ा जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह खुश होकर भी पूरी तरह खुश नजर नहीं आते थे, जैसे मन के किसी कोने में कोई बोझ रखा हो जो इन्हें अंदर ही अंदर दबाता रहता हो। इन सब के पीछे क्या राज था, यह कोई नहीं जानता था सिवाय खुद सुजीत बाबू के। उन्होंने कभी अपने दिल का बोझ किसी से बांटने की कोशिश ही नहीं की थी, ना पत्नी से, ना बेटे से, ना बेटी से। वह सब कुछ अकेले ही सहन करते जा रहे थे, खामोशी के साथ। मुस्कुराहट के पर्दे में जब सुजीत बाबू होटल पहुंचे, तो आगे का दृश्य देखकर उनका सिर झुक गया। उनका बेटा सुशील सारे कर्मचारियों को एक लाइन में लगाए खड़ा था। वह सुबह सवेरे होटल पहुंच चुका था,
और सबसे यही उम्मीद रखता था कि वह भी समय पर पहुंचे। लेकिन सर्दी की वजह से कई वेटर्स लेट हो गए थे। किसी ने ट्रैफिक का बहाना बनाया था और किसी ने नींद का। सुशील समय का बहुत ज्यादा पाबंद था। उसके अनुसार काम में सफलता ही सफलता की पहली शर्त समय की पाबंदी थी। इसलिए लेट आने वाले सारे वर्कर्स को डांट पड़ रही थी। सुजीत बाबू खामोशी से आकर उसी लाइन में खड़े हो गए। उनका सिर झुका हुआ था और नजरें जमीन पर थी। वह जानते थे कि डांट उन्हें भी पड़ेगी। यह जानते हुए भी कि सुशील के पिता है, उन्होंने किसी तरह का विशेष अधिकार नहीं चाहा। यह नियम सुशील ने खुद बनाए थे और सुजीत बाबू ने ही उसे सिखाया था कि काम में रिश्ता नहीं देखा जाता। जब सुशील सब वेटर्स से उनके लेट आने का कारण पूछ रहा था और कुछ को चेतावनी देकर काम पर भेज चुका, तो वह आकर अपने पिता के सामने रुक गया। कठोर स्वर में पूछा कि आप बताना पसंद करेंगे कि आप लेट क्यों पहुंचे हैं। सुजीत बाबू का सिर झुका हुआ सिर और झुक गया। हल्की सी आवाज में बोले कि रात को बुखार था, शरीर में दर्द भी था, इसी वजह से कुछ देर हो गई। क्षमा चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुशील ने बेरुख से हुंकारा भरा और कठोर स्वर में कहने लगा कि आगे से ध्यान रखिएगा। आपको मेरा पिता होने का यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे लिए आप और बाकी सारे कर्मचारी बराबर है। आप जाइए और अपना काम कीजिए और काम के दौरान बुखार का बहाना मत कीजिएगा। सुशील कड़वे शब्द कहकर पलट गया। उसकी आवाज में अनुशासन था मगर स्वर में नरमी नहीं थी। सुजीत बाबू की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने तुरंत पलके झपक कर आंसू साफ किए। किसी को कुछ नजर न आने दिया। खामोशी से अपनी जगह संभाली और काम में लग गई। चूल्हा जल रहा था, बड़े पतीले चढ़े हुए थे। होटल अपनी रफ्तार से चल रहा था और सुजीत बाबू अपने दिल का बोझ सीने में दबाए खामोशी से सब कुछ सहते जा रहे थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और पलकी की शादी का दिन भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। घर में हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कभी किसी कोने में कपड़ों के ढेर लगे होते, कभी गहनों की बात होती, कभी रिश्तेदारों के आने जाने का जिक्र चलता। सुदेश देवी दिन रात तैयारियों में लगी रहती, मगर मन के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी छुपा होता। शादी कोई मामूली काम नहीं था। खर्चे भी बहुत थे और जिम्मेदारियां भी। सुजीत बाबू देखने में शांत शांत दिखाई देते थे, मगर उनके अंदर एक तूफान मचा था। वह हर दिन के साथ और खामोश होते जा रहे थे। अक्सर रात को देर तक जागते रहते। उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता कि वह पलकी की शादी के खर्च का इंतजाम कैसे करेंगे। हालांकि सुशील सब कुछ संभाल रहा था, मगर फिर भी पिता होने के नाते उनका मन संतुष्ट नहीं था। एक दिन रात के समय जब घर में शांति फैल चुकी थी और सब अपने कमरों में जा चुके थे, सुजीत बाबू धीरे धीरे सुशील के कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुशील की आवाज आई। दरवाजा खुला तो सुजीत बाबू ने बेटे का को बिस्तर पर बैठा देखा। सामने कुछ कागजात फैले हुए थे, शायद होटल का हिसाब किताब था। सुजीत बाबू ने कमरे में कदम रखा और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही। सुशील ने पिता के चेहरे को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि कोई बात है। उसने खुद ही पूछा कि पिताजी सब ठीक है। सुजीत बाबू ने गला साफ किया और धीमी आवाज में बोले,
कि बेटा पलकी की शादी के दिन करीब आ गए हैं। घर में तैयारियों का आरंभ हो चुका है। काफी खर्च होना है, इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम पैसों का इंतजाम कर दो। यह बात कहते हुए सुजीत बाबू की नजरें झुक गई थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा बोझ बेटे के कंधों पर डाल रहे हैं। उसी पल सुदेश देवी कमरे के पास आ पहुंची। उन्होंने सुजीत बाबू की आवाज सुनी तो अंदर आ गई। सुजीत बाबू को यूं सुशील से पैसों की बात करते देखकर वह चौंक गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या बात हो रही है? आप सुशील से पैसे क्यों मांग रहे हैं? सुदेश देवी के सवाल पर सुजीत बाबू एक पल को घबरा गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक आ गई। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को उनके दिल का बोझ मालूम हो। उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस मैंने सोचा कि हिसाब किताब मुझसे ठीक तरह नहीं होता। तुम जानती हो कि मैं गणित के मामले में कमजोर हूँ। सारा लेन देन सुशील ही देखता है। इसलिए मैंने इसे कह दिया कि पैसों का इंतजाम भी वही देख ले। यह कहकर उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। सुदेश देवी ने ध्यान से उनका चेहरा देखा। वह बरसों के साथ के बाद अपने पति की आंखों की भाषा समझती थी। उन्हें महसूस हुआ कि बात सिर्फ हिसाब किताब की नहीं है, कुछ और भी है जो सुजीत बाबू छुपा रहे हैं। मगर उन्होंने और सवाल ना किया। बस इतना कहा कि भगवान सब आसान करे, पलकी की शादी अच्छे से हो जाए। सुशील ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि माँ, आप चिंता ना करें। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब देख लूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दें। सुदेश देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन धन्यवाद किया। लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो उनके दिल में भी एक हल्की सी चुभन रह गई। उन्हें यह बात खटक रही थी कि सुजीत बाबू ने पैसों का जिक्र खुद क्यों नहीं किया। वह पहले कभी ऐसे नहीं थे। अगले दिन सुबह सुदेश देवी का मन अजीब बेचैनी में था। सुजीत बाबू नाश्ते की मेज पर खामोश बैठे थे। चेहरा पीला था और आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे दिखाई दे रहे थे। वो निवाला मुंह तक ले जाते और फिर रख देते, जैसे मन कहीं और अटका हो। सुदेश देवी बार बार उन्हें देख रही थी। उनके मन में बार बार कल रात की बात गूंज रही थी। सुशील से पैसों का मांगना, वह झिझक, वह नजरें झुकाना, यह सब सुजीत बाबू की आदत नहीं थी। सुजीत बाबू होटल जाने के लिए उठे तो सुदेश सुदेश देवी ने कुछ ना कहा। बस मन ही मन एक फैसला कर लिया। दरवाजा बंद हुआ। कदमों की आवाज में आवाज गली में गुम हुई तो सुदेश देवी ने पल्लू ओढ़ा। बेटी को आवाज दी कि वह जरा पड़ोसन के घर जा रही है और दिल की धड़कन तेज लिए घर से निकल पड़ी। यह पहला मौका नहीं था कि वह होटल जा रही थी, लेकिन आज कदम बारी थे। रास्ते में हर कदम के साथ दिल में एक अनजाना सा डर बढ़ता जा रहा था। होटल के बाहर पहुंचकर उन्होंने एक पल को रुक कर गहरी सांस ली, फिर अंदर गई। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें जैसे पथरा गई। होटल पूरी तरह खुला हुआ था। चूल्हे जल रहे थे, पतीलों से भाप उठ रही थी। वेटर इधर उधर दौड़ रहे थे और ठीक काउंटर के सामने सुजीत बाबू एक सफेद कमीज और काली पतलून में हाथ में ट्रे लिए खड़े थे। सिर झुका हुआ था, आंखों में थकान, और वह एक टेबल पर बैठे ग्राहक के सामने प्लेट रख रही थी। सुदेश देवी के कदम वहीं जम गए।
यह वह दृश्य नहीं था जो वह वर्षों से सुनती आ रही थी। वह तो यही समझती थी कि सुजीत बाबू होटल के मालिक है या कम से कम बेटे के साथ बराबर के हिस्सेदार है। लेकिन यह क्या था? यह तो वेटर का काम था। यह तो हुक्म सुनना था, दौड़ना था, झुकना था। उसी पल एक वेटर ने आवाज लगाई, काका जल्दी करो, टेबल नंबर 7 का ऑर्डर लेट हो रहा है काका। यह शब्द सुदेश देवी के दिल में तीर बनकर लगा। उन्होंने देखा कि सुजीत बाबू ने तुरंत सिर उठाया, सिर हिलाया, ट्रे उठाई और तेजी से रसोई की तरफ बढ़ गई। उनकी कमर जरा सी झुकी हुई थी। चाल में वह गौरव नहीं था जो घर में नजर आता था। यह वह सुजीत बाबू नहीं थे जो घर में फैसला करते थे। यह तो एक कर्मचारी था, खामोश, आज्ञाकारी, बेबस। सुदेश देवी की आंखों में आंसू भर गए। उसी पल सुशील काउंटर के पीछे से निकला। उसने आसपास देखा, किसी वेटर को आवाज दी और फिर सुजीत बाबू की तरफ इशारा करते हुए कठोर स्वर में कहा कि इधर आओ। यह ऑर्डर पहले जाना चाहिए था। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है? सुदेश देवी ने देखा कि सुजीत बाबू ने एक शब्द नहीं कहा, बस सिर झुकाकर क्षमा मांगी और तुरंत ऑर्डर उठाकर चल दिए। सुदेश देवी का दिल कांप गया। यह वही सुशील था जिस पर वह गर्व करती थी, जिसकी मिसालें देती थी। यह वही सुजीत बाबू थे जिनकी मेहनत पर वह गर्व महसूस करती थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वह धीरे धीरे एक कोने की कुर्सी पर बैठ गई। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं या शायद पहचान कर भी अनदेखा कर दिया। उनकी नजरें लगातार सुजीत बाबू पर जमी थी। वह हर टेबल पर जा रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे, प्लेटें उठा रहे थे और हर बार सुशील की नजर उन पर पड़ती तो वह और तेज हो जाते। एक पल के लिए सुजीत बाबू की नजर सुदेश देवी पर पड़ी। वो ठिठक गए, ट्रे हाथ से डगमगा गई। आंखों में एक पल के लिए डर उतरा, जैसे कोई बरसों का छुपा हुआ राज अचानक बेनकाब हो गया हो। उन्होंने तुरंत नजरें झुका ली और रसोई की तरफ मुड़ गई। सुदेश देवी का दिल फटने को था। अब उन्हें सब समझ आ रहा था। इसलिए वह पैसों का जिक्र नहीं करते थे, इसीलिए वे बुखार में भी काम पर जाते थे, इसीलिए वह सुशील के सामने खामोश रहते थे, इसीलिए उनकी मुस्कुराहट में पीड़ा होती थी। वह मालिक नहीं थे, वह वेटर थे अपने ही बेटे के होटल में। सुदेश देवी उठी, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह बाहर की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर पहुंचकर एक पल को रुकी। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पल्लू से मुंह ढका और तेजी से बाहर निकल आई। रास्ते भर उनके कानों में एक ही वाक्य गूंजता रहा, आपको मेरा पिता होने का यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज वह वाक्य उन्हें पूरे अर्थ के साथ समझ आ गया था। और सुजीत बाबू होटल में सिर झुकाए खामोशी से काम में लगे हुए थे, जैसे बरसों से लगे आ रहे हो। उस दिन सुदेश देवी ने सुजीत बाबू से कोई बहस नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया, बस खामोशी से उनका हाथ थामा और कहा कि अब और नहीं, अब बस हो गया। सुजीत बाबू ने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में वह शक्ति देखी जो प्रेम से जन्मी थी। वह खामोशी से उनके साथ चल दिए। कुछ ही दिनों में सुदेश देवी ने अपना फैसला असली रूप में दे दिया। वह सुजीत बाबू को लेकर अपने मायके वाली जायदाद में शिफ्ट हो गई। वही पुराना मगर बड़ा घर जो वर्षों से बंद पड़ा था। वहां सम्मान था, शांति थी और सबसे बढ़कर स्वाभिमान था। सुजीत बाबू ने इस घर में कदम रखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई।
यह पहली बार था कि वह खुद को बोझ नहीं समझ रहे थे। सुदेश देवी ने सुशील को बुलाकर आखिर ये बात साफ शब्दों में कह दी। उन्होंने ऐलान किया कि वह अपनी हर जायदाद, हर प्रॉपर्टी और हर अधिकार से सुशील को अलग कर रही है। ना कोई शोर, ना कोई बहस की, बस फैसला सुना दिया। सुशील स्तब्ध रह गया। वह पहली बार माँ के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। शम्य ने करवट ली, वही होटल जहां सुजीत बाबू कभी सिर झुकाकर ट्रे उठाते थे, अब वही सुजीत बाबू एक कुर्सी पर गौरव से बैठे नजर आते थे। और सुशील, हाँ वही सुशील, अब एक वेटर की हैसियत से अपने कर्तव्य निभा रहा था। वही प्लेटें, वही दौड़, वही हुक्म सुनना। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सिर झुकाने वाला वह था। सुजीत बाबू ने कभी बदला नहीं लिया, कभी ताना नहीं दिया, बस खामोशी से सब देखते रहे। उनकी आंखों में पीड़ा नहीं थी, सुकून था। पलकी की शादी भी हो गई, सादगी से, सम्मान के साथ। माता पिता के आशीर्वाद की छाया में बेटी विदा हुई तो सुदेश देवी ने आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद किया कि भगवान ने समय पर आंखें खोल दी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।